welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we have entered into our class number 3 of non-aqueous solvents. And in this particular video, we are going to discuss that what are the different types of chemical reactions in non-aqueous solvents. So let me just share the screen with you all. And here we are. Yeah. So this is non-aqueous solvents part number 3. इससे पहले 2 वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें पहली वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स और केमिकल रिएक्शंस में उनका क्या रोल होता है वो पढ़ा था, और दूसरे में हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन द नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। तो सबसे पहले जो टाइप है वो है हमारे पास मेटाथेटिकल और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे सॉल्ट फॉर्मेशन एंड देन वी विल बी स्टडीइंग अबाउट एसिड बेस रिएक्शंस, सोल्वोलिसिस एंड सॉल्वेशन। सोल्वोलिसिस और सॉल्वेशन में दोबारा करवा रही हूँ, अदरवाइज ये वाला टॉपिक हमने एसिड बेस रिएक्शंस चैप्टर में कर लिया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो जाके देख सकते हो। So, firstly, we are going to discuss about what are metathetical or precipitation reactions. So, metathetical और precipitation reactions वो होती हैं जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि आपने कोई 2 सोल्यूशन मिक्स किए और आपके पास प्रेसिपिटेशन हो गई। प्रेसिपिटेशन ऐसा ही होता है ना कि अगर मान लीजिए ये एक टेस्ट ट्यूब है, दूसरी टेस्ट ट्यूब है, इसमें कुछ सोल्यूशन बना हुआ है, इसमें कुछ सोल्यूशन बना हुआ है, आपने इन दोनों को मिक्स किया, देन यू विल बी गेटिंग अ सोल्यूशन जहां पे नीचे आपके पास कुछ प्रेसिपिटेट्स आ गए हैं और बाकी आपके पास एज सच कुछ और सॉल्यूशन बन गया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, प्रेसिपिटेशन हो रही होती है 2 सॉल्यूशंस को मिक्स करके। अब रिएक्शंस, ये आर एक्सेंस मतलब रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शंस को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वेदर इट इज अ मेटाथेटिकल रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ KSP. Now, what is this KSP? This KSP is basically the solubility product. ठीक है, ये हम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए यूज करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू अगर हमें किसी गिवन सॉल्वेंट की पता है, ठीक है, तो हम उसकी रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस वाले सॉल्वेंट में ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब KSP वैल्यूज जो है वो डिपेंड करता है कि आप सोलवेंट कौन सा ले रहे हो। क्या कह रही हूँ इसको हम समझते हैं। जैसे देखो स्टूडेंट्स, वाटर के केस में बहुत ही एक जानी मानी सी रिएक्शन है कि अगर आप सिल्वर नाइट्रेट लें, और हम लोग ये परफॉर्म भी करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को अगर आप बेरियम क्लोराइड में लें और दोनों के सोल्यूशन को मिक्स करें, कब, जब मैंने AgNO3 का एक्वा सोल्यूशन बना रखा है, BaCl2 का एक्वा सोल्यूशन बना रखा है, इन दोनों को अगर हम मिक्स करें तो वी गेट AgCl प्लस BaNO3 ट्वाइस। ऐसे क्या ना, एक बार रिएक्शन भी बैलेंस कर लूं। हाँ, तो यहाँ पे AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। हम सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन लेते हैं, BaCl2 का एक्वा सोल्यूशन लेते हैं, तो हमारे पास AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ठीक है, तो यानी ये रिएक्शन यहाँ पे प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, पर अगर मैं ये रिएक्शन जो है किस तरीके से करूं, रिवर्स करना चाहूं, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि AgCl अगर मैं ले लूं AgCl को किसमें, BaNO3 ट्वाइस में, और सोलवेंट अब की बार ले लूं लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे BaCl2 प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और AgNO3 आपको उसके फिल्ट्रेट में नजर आता है। तो क्या नजर आता है कि AgCl और BaNO3 ट्वाइस, यहाँ पे वाटर में क्या था, AgCl प्रेसिपिटेट आउट हो रहा था, BaNO3 ट्वाइस आपके पास एज सच आ रहा था। यहाँ पे क्या है कि AgCl और BaNO3 ट्वाइस, यानी अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करना चाहें और अगर आप सोलवेंट चेंज कर दें तो आपको दिखेगा कि BaCl2 प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सोलवेंट के बेसिस के ऊपर हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन होगी कि नहीं होगी। क्लियर? ओके, इसी तरीके से यहाँ पे आप 2-3 एग्जांपल्स लिख लीजिए। जैसे हमारे पास NaOH है। अब NaOH को आप नॉर्मल पानी में डालो ना, टेस्ट ट्यूब में अगर आप थोड़ा सा NaOH का पहले डाल रहे हो तो आपको दिखेगा आपका हाथ गर्म हो रहा है, पाम ठंडा हो रहा है, सॉरी पाम गर्म हो रहा है, क्योंकि वो रिएक्शन हो रही होती है NaOH की पानी के साथ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब NaOH पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है, बट अगर यही पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है, यही अगर मैं इसको NH3 में लूं तो NaOH के आपको प्रेसिपिटेट नजर आते हैं। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि हम बोलेंगे NaOH के तो प्रेसिपिटेट बनते ही नहीं है, NaOH के प्रेसिपिटेट बनते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्वेंट व्हिच वी आर यूजिंग।
अमोनिया अगर यूज कर रहे हैं तो उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, अगर हम वाटर यूज कर रहे हैं तो NaOH डिजोल्व हो जाएगा। इसी तरीके से हम कॉपर सल्फेट की बात करते हैं। कॉपर सल्फेट वैसे तो हम 9th क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं कि कॉपर सल्फेट की अगर आप 2-3 क्रिस्टल्स भी पानी में डाल रहे हो तो वो ओवरऑल पानी में फैल जाता है। ठीक है, मतलब कि हम पढ़ाते हैं ना कि डिफ्यूजन हो जाती है, कि मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं इसमें, तो वो चीजें। तो कॉपर सल्फेट बेसिकली क्या है? कॉपर सल्फेट पानी में बहुत अच्छे से सोल्यूबल है, लेकिन यही अगर मैं इसको एनहाइड्रस एसिटिक एसिड में लूं, इसमें एनहाइड्रस एसिटिक एसिड में लूं, तो कॉपर सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है। तो इस तरीके से कोई भी चीज एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रही है और दूसरे में उसी के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, तो ये हमारे पास डिफरेंस। ठीक है, सॉल्वेंट का ये इफेक्ट पड़ता है, और इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर हमें KSP की वैल्यूज पता है। अब हम पढ़ते हैं सोल्ट फॉर्मेशन की बात। ठीक है, रिएक्शंस बिटवीन एप्रोप्रिएट एसिडिक एंड बेसिक मीडियम या एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस टू फॉर्म सॉल्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अक्सर हम पढ़ते हैं कि एसिड और बेस सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है ना, अब इसके केस में ना एक चीज है, सोलवेंट कौन सा यूज कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि एक ही चीज कि एक सॉल्वेंट में हो सकता है वो चीज अक्कर हो रही है, हो सकता है वो सॉल्ट बना रहा है, लेकिन दूसरी चीज में वो दूसरे सॉल्वेंट में वो स्टेबल ही ना हो सकता है दूसरे सॉल्वेंट में वो टूट ही रहा हो, बन ही ना रहा हो। तो इसलिए सॉल्वेंट कौन सा चूज कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। जैसे बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो मैं देना चाह रही हूँ यहाँ पे, वो है सोडियम यूरियाइड की। ठीक है, ये नाम लिख लीजिए, सोडियम यूरियाइड। ठीक है, यूरिया का ही एनायन है बेसिकली। वाटर के केस में ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, और ये टूट जाता है Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, और यहाँ से H पॉजिटिव लेके ये बन जाता है हमारे पास यूरिया। तो आप क्या देखते हो कि सोडियम यूरियाइड जो है वो पानी में बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, और वो यूरिया फॉर्म कर देता है। इसी तरीके से अगर मैं यूरिया को सोडामाइड में लूं, ठीक है, यूरिया को सोडामाइड में लूं, देन व्हाट विल बी ऑब्जर्व कि हमारे पास सोडियम यूरियाइड फॉर्म होता है। सोडियम यूरियाइड क्या है? फॉर्म होता है, और साथ में आपके पास क्या बन जाता है? अमोनिया। तो ये चीज देख रहे हैं कि लिक्विड अमोनिया अगर आप सॉल्वेंट ले रहे हो तो सोडियम यूरियाइड जो है वो आपका अलग हो रहा है, एज अ सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। यही चीज अगर आप वाटर में बना रहे हो तो वाटर में आपको नजर आएगा कि वो ज्यादा देर टिक ही नहीं पाएगा, वो रिवर्स टूट जाएगा, टूट जाएगा वो, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब थर्ड टाइप पढ़ने वाले हैं एसिड बेस रिएक्शंस की। एसिड बेस रिएक्शंस का कंसेप्ट हम सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट से बता सकते हैं कि सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली एसिड क्या है और बेस क्या है। पर्टिकुलर सॉल्वेंट में अगर कोई भी सब्सटेंस एसिड है ना, एसिड कब कहलाएगा? अगर एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कोई भी सब्सटेंस उस सॉल्वेंट का कैटायन कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था ऑटो आयनाइजेशन के टॉपिक के टाइम, कि अगर कोई भी सब्सटेंस किसी भी सॉल्वेंट का, अगर कोई भी सब्सटेंस अपने सॉल्वेंट का कैटायन कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है तो वो एसिड है, अगर वो उसका एनायन कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है तो वो क्या है? बेस। सबसे अच्छी एग्जांपल जैसे NH3 आपके पास सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे NaNH2 सोडामाइड जो भी हम ऊपर यूज कर रहे थे, ये क्या देगा? Na पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव, क्योंकि ये NH2 नेगेटिव दे रहा है और ये एनायन कैरेक्टरिस्टिक है NH3 का। ठीक है, तो इस वजह से NaNH2 क्या हुआ? एक बेस हुआ। इसी तरीके से अगर हम NH4Cl ले रहे हैं तो वो किसमें टूटता है? NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये क्या है? कैटायन कैरेक्टरिस्टिक है किसका? NH3 का। तो इस वजह से NH4Cl क्या हुआ? एक एसिड हुआ। तो कोई भी सब्सटेंस का जो एसिड बेस बिहेवियर है वो डिपेंड करता है कि सोलवेंट का एसिड बेस नेचर क्या है, सोल्यूट का करेक्टर क्या है, सोल्यूट सोलवेंट की इंटरेक्शंस किस तरीके से हो रही। ठीक है, कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिड बेस नेचर कैसे पता चलेगा कि सोलवेंट का एसिड बेस नेचर क्या है, सोल्यूट का करेक्टर क्या है, कौन सा सोल्यूट ले रही हो, कैसे, क्या वो एल्केटाइन करेक्टरिस्टिक दे रहा है कि एनायन करेक्टरिस्टिक दे रहा है, सोल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शंस कैसे हैं। जैसे ये NH4Cl है, अब ये लिक्विड अमोनिया में अभी डिस्कस करके हटे हैं, ये क्या एक्ट करेगा? एसिड की तरह काम करेगा। फिर ये आ गया NaNH2, ये लिक्विड में क्या काम करेगा? बेस की तरह काम करेगा।
तो NH4 पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव मिलके हमें क्या दे देंगे, ये हमें दे देंगे 2NH3, है ना। और साथ में Na और Cl मिलके क्या दे देगा, सॉल्ट। तो ये हमारे पास सॉल्ट और सॉल्वेंट। एक्चुअल में कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो यही होती है कि एसिड प्लस बेस फॉर्म सॉल्वेंट और सॉल्ट। जब हम ये वाली रिएक्शन भी पढ़ते हैं, HCl प्लस NaOH फॉर्म्स NaCl प्लस वाटर, तो वो भी यही होता है, क्योंकि HCl कैरेक्टरिस्टिक किसका दे रहा है, H पॉजिटिव, केटाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। NaOH OH नेगेटिव दे रहा है, विच इज एनाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट। तो बेसिकली ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास एसिड है, और ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, NaCl और सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। अब मैं आपको क्या बोल रही थी, कोई भी सब्सटेंस है वो एसिड बेस रिएक्शंस जो है वो बेसिकली डिटरमाइन होती है सॉल्वेंट से। अब जैसे आप देखो CH3COOH, अब पानी में तो हमें मालूम है कि ये एक वीक एसिड की तरह काम करता है। वीक एसिड की तरह काम कर रहा है तो यानी CH3COO नेगेटिव, H पॉजिटिव रिलीज क्या होगा, तो H2O पॉजिटिव आ जाएगा। एमोनिया में चाहे आप HCl ले लो चाहे CH3COOH ले लो, ये एसिड स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा। क्यों करेगा इसका मैंने आपको समझाया हुआ है, जाके देखो। एसिड बेस कंसेप्ट में मैंने लेवलिंग और डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट समझाया था, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया था कि वाटर जो है वो डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट शो करता है, अमोनिया जो है वो लेवलिंग इफेक्ट शो करता है। इस वजह से ये जो एसिडिक मीडियम है, सॉरी एसिडिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है। तो यहाँ पे CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव आ जाता है। H2SO4 का भी मैंने बता रखा है आपको, प्रॉपर समझा रखा है एसिड बेसिस वाले कंसेप्ट में, और ये बताया था कि वहां पे ये जो एसिडिक एसिड है ये आपका एक वीक बेस की तरह काम करता है, वीक बेस की तरह काम करता है। अगर बेस की तरह काम करेगा तो फिर ये क्या करेगा, ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा और दूसरा क्या बना देगा, HSO4 नेगेटिव। तो इसकी रिएक्शन इस तरीके से हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो अफेक्ट करता है कि हमारे पास आने वाली स्पीशी एसिड की तरह काम करेगी कि बेस की तरह काम करेगी। एसिड बेस रिएक्शन कैसे होनी है ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट के आधार पे। अब हम देखेंगे सोल्वोलिटिक रिएक्शंस और सोल्वोलिसिस। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है सोल्वोलिसिस, यानी सोलवेंट का टूटना। सो यहाँ पे क्या है कि जो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स है वो सोल्यूट के साथ इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि सोलवेंट मॉलिक्यूल दो भागों में टूट जाता है। एक पार्ट सोल्यूट मॉलिक्यूल को मिल जाता है और दूसरा अपना अलग जाता है। कई बार एक जुड़ जाता है, कई बार दोनों जुड़ जाते हैं। तो बेसिकली सोलवेंट मॉलिक्यूल टूटता है। तो मैं आपको यहाँ पे अब 3 सोलवेंट करवाती हूँ। पहले तो वाटर, फिर अमोनिया, फिर एल्कोहल। वाटर आपको पता है किसमें टूटता है, वाटर टूटता है H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये हमने ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी ना। अब SO2Cl2 और H2O के साथ कैसे रिएक्शन होगी, SO2 के साथ आप दो एनाइंस लगा लीजिए Cl नेगेटिव को रिप्लेस करके, और साथ में आपके पास 2H3O पॉजिटिव बचेगा। ठीक है, अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो कर लीजिए। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2Cl नेगेटिव। तो आपको क्या दिख रहा है कि रिएक्शन होने के बाद H2O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है कि सोलवेंट का टूटा है, सोलवेंट टूटा है, दिख रहा है ना आपको। और ओवरऑल आपके पास क्या हुआ, H3O पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। ऊपर क्या हुआ था, हमने देखा कि वाटर आयोनाइज करता है, अपनी ऑटो आयनाइजेशन करता है। इसी तरीके से अगर वाटर में F नेगेटिव लोगे तो आपके पास HF और OH नेगेटिव मिलेगा, जहां से आपको क्या इंडिकेशन मिल रही है कि OH नेगेटिव बढ़ गया। ऐसे ही अगर हम ले लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, ये लिक्विड को लिया है। ये क्या, एक मिनट स्टूडेंट्स, ये क्या हो रहा है, अच्छा चलो लेट अस सी। ये ऊपर नीचे हो रहा है ना। हम्म, ठीक है। अब हम एमोनिया को सॉल्वेंट लेते हैं, इसके बाद मैं आपको अल्कोहल सॉल्वेंट लेके दिखाऊंगी। एमोनिया भी जो है वो अपने सेल्फ आयनाइजेशन करता है, तो NH4 पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव देता है। यहाँ पे आप लिख लीजिए ऑटो आयोनाइजेशन। ठीक है, SO2Cl2 और एमोनिया अगर आप चार लेते हो, बिल्कुल सारी सेम ही सेम रिएक्शंस है। तो SO2, अब दो Cl नेगेटिव को रिप्लेस करके 2NH2 नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास 2NH4 पॉजिटिव आ जाएंगे और साथ में आ जाएंगे 2Cl नेगेटिव। तो आप ये बोलोगे कि NH4 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। अगर आप H नेगेटिव को लेते हो तो फिर क्या बन जाता है, NH2 नेगेटिव प्लस H2। तो अब आप बोलोगे कि आपके पास NH2 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से बताना होता है।
ऐसे ही अगर हम अल्कोहल को सॉल्वेंट के तौर पे ले रहे हैं C2H5OH, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाता है, C2H5OH2 पॉजिटिव प्लस OC2H5 नेगेटिव, यानी यहाँ पे भी इसकी क्या हुई, ऑटो आयनाइजेशन। तो SO2Cl2 के साथ रिएक्शन कैसे होगी, SO2 के साथ आप OC2H5 ट्वाइस कर दीजिए, और यहाँ पे भी आप 4 ले लीजिए, ठीक है, जैसे हम पहले लेते आ रहे हैं, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Cl नेगेटिव बन जाएगा, और हमारे पास C2H5OH2 के भी 2 आ जाएंगे। तो हम ये बोलेंगे कि ओवरऑल इसके टाइम कैरेक्टरिस्टिक की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, ठीक है, किसकी बढ़ जाएगी, C2H5OH2 पॉजिटिव की, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आप CH3 नेगेटिव लेते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, OC2H5 नेगेटिव प्लस CH4। तो यहाँ पे ना बहुत आसान है, अगर तो देखो C2H5OH जो है ना, उसका टूटना बना है, वो टूटा है, तो आप इसको बोलोगे एल्कोहोलिसिस। ये रिएक्शन का नाम क्या बन जाएगा, एल्कोहोलिसिस। जैसे अभी हमने ऊपर एमोनिया का पढ़ा, तो अमोनिया का टूटना, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अमोनिया टूटा है तो आप उस रिएक्शन को नाम क्या दोगे, एमोनोलिसिस। सोलोलिसिस बेसिकली सॉल्वेंट का टूटना, तो अमोनिया का टूटना एमोनोलिसिस, ठीक है। वाटर का टूटना इज हाइड्रोलिसिस। एसिटिक एसिड अगर टूटा है तो बोलोगे एसिटोलिसिस। तो कोई भी सॉल्वेंट होगा तो आप उसके आगे जो है लिसिस लगा दोगे, दैट्स ऑल, ठीक है। अब लास्ट रिएक्शन बचती है, दैट इज सॉल्वेशन। The reactions in which molecules of the solvent do not break but they get attached to the solute species. Solute species के साथ जुड़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं solvation। जैसे केटायन एनायन मॉलिक्यूल जुड़ जाना है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, solvation reaction। और जो स्पीशी हमारे पास फिर फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, solvate। मान लीजिए आपके पास वाटर है ना, तो वाटर टूटा नहीं लेकिन वो जुड़ गया, तो आप उसको बोलोगे हाइड्रेट। अमोनिया, अमोनिया के केस में बोलोगे अमोनिएट। ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है, जैसे सोल्वेशन है ना, तो आप इस प्रोसेस को बोलोगे हाइड्रेशन। अमोनिया के केस में बोलोगे एमोनिएशन। अल्कोहल के केस में बोलोगे अल्कोहलेशन। ऐसे कोई भी सॉल्वेंट आ सकता है, मैंने 3 वैसे बताए हैं। तो इसका जो सॉल्वेंट बन रहा होगा उसको बोलेंगे हाइड्रेट। देन वी विल बी सेइंग दैट दिस इज एमोनिएट, एल्कोहलेट, ठीक है, ये इनके नाम है। अब जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ आई थिंक प्रॉम्प्ट लिखा था आपको समझाने के लिए और टाइम बचाने के लिए। जैसे CuSO4 है, ठीक है, CuSO4 4NH3 के साथ मिलके क्या बनाता है, ये बनाता है अमोनिएट। अब यहाँ पे अमोनिया टूटा तो नहीं ना, ये तो सिर्फ आके जुड़ गया, जुड़ गया साथ में है ना, तो ये अमोनिएट है। वैसे ही वाटर, अब वाटर का क्या कॉम्प्लेक्स बन जाता है इसका, CuH2O4 और यहाँ पे 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाता है 2Cl नेगेटिव। तो ये बेसिकली क्या है, ये है आपके पास हाइड्रेट। फिर आ गया BaSO4, बेरियम सल्फेट के साथ 3 H2SO4 जाके जुड़ जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सोलवेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे, सोलवेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरीके से हम बोलते हैं। ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जैसे कैसे साथ में जुड़ जाते हैं, सॉल्वेशन ऑफ केटायन कैसे होती है, एनायन कैसे होती है। जैसे अगर हमारे पास कोई भी केटायन है, ठीक है, तो इसके साथ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के जो डायपोल्स होते हैं वो अटैक कर जाते हैं, ठीक है, जैसे ये मान लो डायपोल है, तो डायपोल्स आके अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, सिर्फ इसके आसपास एक सराउंडिंग सरफेस बनाते हैं, जिसकी वजह से हम बोल देते हैं कि सॉल्वेशन हुई। जैसे एनायन के केस में अगर कोई एनायन है तो उसके अराउंड जो डायपोल है वो कुछ इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है ना, कि उसका पॉजिटिव एंड लग जाएगा, तो पॉजिटिव एंड इसको सराउंड कर लेंगे। तो इस इंटरेक्शन की वजह से हम बोलते हैं कि एनायन की सॉल्वेशन हो गई, कैटायन की सॉल्वेशन हो गई, ठीक है ना। और सॉल्वेशन आपको समझ आ गया। इसी तरीके से सोल्वोलिसिस में क्या था कि ऑटो आयनाइजेशन हो जाती है ना, तो उसका नाम अलग है। फिर हमने एसिड बेस रिएक्शन देखी जहां पे हमने देखा सोलवेंट सिस्टम कंसेप्ट, कि कैटायन कैरेक्टरिस्टिक को एसिड, एनायन कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। एसिड बेस के अलावा हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हमारे पास सॉल्ट फॉर्मेशन डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्वेंट ले रहे हो, करेक्टर ऑफ द सॉल्व्यूट, करेक्टर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था मेटाथेटिकल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कि यहाँ पे हमने देखा था कि सोलवेंट चेंज होने में प्रेसिपिटेट किसी और के बन जाते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है, हमें नॉर्मल लगता है वो डिजोल्व कर जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो डिजोल्व करता है पानी में, लेकिन हम एसिटिक एसिड अगर ले एनहाइड्रस उसमें प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। NaOH लिक्विड एमोनिया में जाके प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, पानी में सॉल्युबल होता है। तो ये हमने काफी रिएक्शंस पढ़ी, आई होप आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लिक्विड एमोनिया के बारे में बात करेंगे, एंड इन द लास्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है जी।
So this is all about today's class. See you in the next class. Bye-bye. Take care.